सुप्रभात। आज 19 मार्च 2026 है और यूरोप के सुरक्षा मोर्चे पर इस वक्त जो हलचल हो रही है वो हम सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल। और सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी है। जी, आज के इस विशेष डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम वर्तमान भू राजनीतिक घटनाओं का एक शांत और तथ्य आधारित विश्लेषण करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हमारे प्रायोजक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हाँ, आज की ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट किया गया है, जो कि एक बहुत ही आधुनिक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है और हमारे सुनने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रोवेव एआई अपने सफल संचालन का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मार्च महीने का एक विशेष डिस्काउंट दे रहा है। सही कहा। श्रोता www.stylonews.com पर जाकर STYLO यानी स्टाइलो कोड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये ऑफर केवल मार्च के अंत तक वैध है और सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। देखिए, स्टाइलो न्यूज के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम न्यूज ऐप नहीं है। ये असल में स्टाइलो इंटेलऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब ये वही टूल है जिसे मुख्य रूप से सरकारें, सेनाएं और बड़े वैश्विक व्यवसाय अपने रणनीतिक फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे सुनने वालों को उस खुफिया विश्लेषणात्मक क्षमता तक सीधी पहुंच मिल रही है जो आमतौर पर केवल बड़े डिसीजन मेकर्स के पास होती है। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। खैर, आज की हमारी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम पिछले 2 हफ्तों के खुफिया अनुमानों, समाचारों और सोशल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यूरोप के नए सुरक्षा मोर्चे का विश्लेषण करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे नाटो के भीतर बढ़ रहा तनाव और मध्य पूर्व का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जिन भी स्रोतों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह की राजनीतिक बयानबाजी शामिल है। जी, और हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से तथ्य और विभिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना है, बिना किसी तरह का डर पैदा किए। तो चलिए इस मामले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जब हम सुरक्षा खतरे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टैंक, लड़ाकू विमान या बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। हाँ, जो कि पारंपरिक युद्ध का एक हिस्सा है। लेकिन इस वक्त पोलैंड, बाल्टिक देशों और नॉर्डिक क्षेत्र में रूस की तरफ से जो खतरा मंडरा रहा है वो पूरी तरह से अलग है। खुफिया रिपोर्टें इसे सब कन्वेंशनल या हाइब्रिड खतरा कह रही हैं। देखिए, इस सब कन्वेंशनल शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगले 24 घंटों में किसी सीमा पर अचानक टैंकों के हमले की संभावना बहुत कम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां सब कुछ शांत है? बिल्कुल नहीं। रूस बहुत ही सोच समझकर अपनी गतिविधियों को उस स्तर से नीचे रख रहा है जिसे नाटो के आर्टिकल 5 के तहत एक खुला युद्ध माना जा सके। आर्टिकल 5 यानी एक पर हमला, सब पर हमला। सही कहा। रूस सीधे तौर पर गोलाबारी नहीं कर रहा है। इसके बजाय वो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, नागरिक उड़ानों के जीपीएस सिस्टम को जैम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या साइबर हमले कर रहे हैं। मुझे स्वीडन का वो हालिया उदाहरण याद आ रहा है जहां ट्रेलबोर्ग के पास एक रूसी शैडो फ्लीट टैंकर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये शैडो फ्लीट वास्तव में क्या है। क्या ये सच में कोई अदृश्य जहाज होते हैं जो रडार पर नहीं दिखते? वे रडार से अदृश्य नहीं होते, लेकिन कागजों पर उनकी पहचान बिल्कुल अदृश्य होती है। ये ऐसे पुराने कमर्शियल जहाज होते हैं जिनका मालिकाना हक कई शेल कंपनियों के जाल में छिपा होता है। मतलब ये पता लगाना मुश्किल है कि असल में जहाज किसका है। बिल्कुल। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए, तेल बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। कई बार ये दुश्मन के इलाके में संचार केबलों की जासूसी करने का काम भी करते हैं। तो जब ऐसा कोई अज्ञात जहाज स्वीडन के तट के पास मंडराता है तो ये सिर्फ एक व्यापारिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, ये सीधे तौर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है। एकदम सही। और ये हाइब्रिड युद्ध सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर भी लॉजिस्टिक्स यानी रसद आपूर्ति को बहुत ही चालाकी से निशाना बनाया जा रहा है। जैसे पोलैंड के रेजेजो-जिस्योंगा हब की स्थिति। जी हाँ, रेजेजो-जिस्योंगा नाटो की रसद और यूक्रेन को जाने वाली सैन्य सहायता का प्राथमिक पारगमन नोड है।
ये एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है। ये ऐसा है जैसे कोई आपके घर को गिराने के लिए बाहर से बुलडोजर का इस्तेमाल ना करके बल्कि उसकी नींव में चुपचाप दीमक छोड़ रहा हो। बिल्कुल। क्या ये हाइब्रिड युद्ध एक सीधे हमले से ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि हमलावर कौन है? यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सीधे बमबारी करने के बजाय संचार नेटवर्क्स को हैक करना, रेलवे सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ करना या वहां काम करने वाले ठेकेदारों में डर पैदा करना, ये सब बिना गोली चलाए युद्ध लड़ने का तरीका है। और इसका जो राजनीतिक असर है वो भी अब साफ दिखाई देने लगा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने हाल ही में एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है। पोलेक्जिट वाली चेतावनी। हाँ, उनका कहना है कि रूस कुछ अमेरिकी राजनीतिक तत्वों और यूरोपीय धुर दक्षिणपंथी समूहों के साथ मिलकर पोलैंड को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसे उन्होंने पोलेक्जिट का नाम दिया है। देखिए, यहाँ हमें अपने श्रोताओं को याद दिलाना होगा कि ये डोनाल्ड टस्क का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है। हम इसे केवल एक भू राजनीतिक घटना के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जहाँ एक तरफ यूरोप अपनी बाहरी सीमाओं पर इन हाइब्रिड दीमकों से लड़ रहा है, वहीं उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल यानी नाटो खुद अंदर से दरक रही है। और ये दरार कोई छोटी मोटी नहीं है। अमेरिका की तरफ से नाटो सहयोगियों पर एक बहुत ही अभूतपूर्व कूटनीतिक दबाव डाला जा रहा है। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये मांग की है कि नाटो के सभी सहयोगी देश अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा पर खर्च करें। 5%। जीडीपी का 5% कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। वर्तमान में नाटो का आधिकारिक लक्ष्य केवल 2% है, और सच्चाई यह है कि कई यूरोपीय देश अभी भी उस 2% के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अगर किसी भी यूरोपीय देश को रातों रात अपना रक्षा बजट 5% करना पड़े, तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा या बुनियादी ढांचे के बजट में बहुत भारी कटौती करनी पड़ेगी। यह सिर्फ रक्षा नीति का मामला नहीं रह जाता, ये पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। और इसके साथ ही अमेरिका का ये भी दबाव है कि नाटो देश मध्य पूर्व में, विशेषकर हॉर्मोज जलडमरू मध्य में सैन्य सहायता दें। और यही वो बिंदु है जिसने गठबंधन के भीतर घबराहट पैदा कर दी है। पूर्व नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह के अत्यधिक दबाव से नाटो का पूरी तरह पतन हो सकता है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलस ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि अमेरिका यूरोप को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, और जमीनी कूटनीति पर इसका असर देखिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने स्पेन से अमेरिकी सैन्य अड्डों को हटाने की मांग कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पेन की ईरान नीति अमेरिका के विचारों से असहमत है। जी हाँ। अब ये एक पर हमला सब पर हमला वाला सिद्धांत नहीं लग रहा है, ये पूरी तरह से एक लेन देन वाला सौदा बनता जा रहा है। अगर हम एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां के डेटा और सोशल मीडिया सेंटिमेंट पर गौर करें तो स्थिति और भी साफ हो जाती है। 1 से 8 मार्च के बीच के डेटा के बारे में बात कर रही हैं आप? जी, ये चर्चाएं अत्यधिक ध्रुवीकृत हैं। लगभग 50% लोग लोकतंत्र और यूक्रेन के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन 40% लोग ऐसे भी हैं जो नाटो के आलोचक हैं। और बाकी के 10%? वे पूरी तरह से तटस्थ हैं। लेकिन ये जो 40% का नाटो आलोचक वर्ग है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अमेरिका द्वारा ये बोझ बांटने की सख्त कूटनीति है, या ये वास्तव में दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ने का काम कर रही है? देखिए, जब सुरक्षा की गारंटी को इस तरह से शर्तों में बांधा जाने लगे, तो विश्वास टूटना स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने पड़ोसी पर घर की सुरक्षा के लिए निर्भर हों, लेकिन जब वो अचानक अपनी शर्तें बदलने लगे तो आप मजबूरन खुद के दरवाजे पर नए ताले और अलार्म सिस्टम लगाने लगते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और यूरोप में इस वक्त ठीक यही रणनीतिक बदलाव हो रहा है। वे अब पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की नई नीति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने एक सक्रिय परमाणु निवारक नीति की घोषणा की है, जिसे फॉरवर्ड डिटोरेंस भी कहा जा रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि फ्रांस अपना परमाणु छाता अब जर्मनी और पूरे यूरोप पर फैलाने की पेशकश कर रहा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की सुरक्षा वास्तुकला में सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। अब तक यूरोप पूरी तरह से अमेरिकी परमाणु छतरी के नीचे सुरक्षित महसूस करता था। और ये आत्मनिर्भरता केवल नीतियों तक ही सीमित नहीं है।
अगर हम रक्षा उद्योग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जर्मनी की रक्षा कंपनी राइन मेटल के मुनाफे में 45% की भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 45%? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूरोप कितनी तेजी से अपना पुनर्शस्त्रीकरण कर रहा है। वे बड़े पैमाने पर गोला बारूद और सैन्य उपकरण बना रहे हैं। इसी बीच फिनलैंड जैसे नए नाटो सदस्यों के भीतर भी एक बहुत तीखी घरेलू बहस छिड़ गई है। वह परमाणु हथियारों के पारगमन वाली बात। बिल्कुल। फिनलैंड इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या उन्हें अपने देश से नाटो के परमाणु हथियारों के गुजरने या भंडारण की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, जो कि सीधे तौर पर रूस के साथ उनके संबंधों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसी अनिश्चितता के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज एक नया ही रास्ता निकाल रहे हैं। वे मध्यम शक्तियों का एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल पावर्स जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली। जी, इसका उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करना है ताकि वे केवल अमेरिका या चीन जैसी महाशक्तियों के फैसलों पर निर्भर ना रहें। यह एक बहुत ही व्यावहारिक कूटनीति है, लेकिन यूरोप की यह नई सुरक्षा दीवार सिर्फ पूर्वी सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकती। सही कहा आपने। मध्य पूर्व का जो संघर्ष है उसका असर, जिसे हम स्पिलओवर कहते हैं, वो सीधे यूरोप की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। हाल ही में ईरान के एक सांसद का बयान इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने खुले तौर पर यूक्रेन को एक वैध लक्ष्य घोषित कर दिया है। ये आरोप लगाते हुए कि यूक्रेन इजराइल को ड्रोन सहायता दे रहा है। हाँ, हालांकि इसका कोई भी सार्वजनिक या स्वतंत्र प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये बयान ही अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध को सीधे तौर पर मध्य पूर्व के तनाव से जोड़ देता है। इन दोनों युद्ध के मोर्चों के बीच की रेखा अब बहुत धुंधली हो गई है। और इस धुंधली रेखा के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है तुर्की। तुर्की की स्थिति इस वक्त बहुत ही जटिल और विरोधाभासी है। एक तरफ तो तुर्की ने भूमध्य सागर में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। जी, और साथ ही अमेरिका से पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भी प्राप्त की है। मतलब सैन्य मोर्चे पर वे नाटो के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी घरेलू राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू पर चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि पश्चिमी विश्लेषकों के अनुसार तुर्की के लोकतांत्रिक ताने बाने पर एक बड़ा सवाल उठाता है। इसके अलावा यूरोप के ही एक और हिस्से सर्बिया में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसने नाटो को हाई अलर्ट पर रखा है। आप चीनी मिसाइलों की खरीद की बात कर रही हैं? बिल्कुल। सर्बिया ने चीन से CM-400 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी हैं और इसने पड़ोसी देश क्रोएशिया की नींद उड़ा दी है। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइलों को बीच हवा में रोकना बहुत ही मुश्किल काम है और सर्बिया भौगोलिक रूप से नाटो देशों से घिरा हुआ है। तो ऐसे इलाके में आधुनिक चीनी सैन्य तकनीक का आना यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। 100%। लेकिन इन सब कूटनीतिक और सैन्य तनावों के बीच एक ऐसा आसन्न खतरा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आप भूमध्य सागर में उस घोस्ट शिप की बात कर रहे हैं? जी हाँ, चक्रवात हैरी के गुजरने के बाद रूसी LNG टैंकर आर्कटिक मेटागैस एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। इस जहाज पर हाल ही में एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ था, है ना? हाँ, और अब ये माल्टा और इटली के तटों के पास बिना किसी क्रू के पूरी तरह अनियंत्रित होकर लहरों पर बह रहा है। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। अगर ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ये न केवल एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा होगी, बल्कि भूराजनीतिक रूप से भी ये एक चिंगारी का काम कर सकता है। बिल्कुल, ये उन ग्रे जोन वाले हादसों में से एक है जहां ये साबित करना मुश्किल होता है कि जिम्मेदार कौन है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि स्थानीय स्तर पर हाइब्रिड खतरे अब एक रोजमर्रा की बात हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप का हर देश अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और रक्षा पर बेतहाशा खर्च बढ़ा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटो का संकट और नए गठबंधनों का उदय ये साबित करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो अब काम नहीं कर रही है, जिसका सीधा असर हमारे सुनने वालों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। अस्थिर ऊर्जा की कीमतें, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, ये सब इसी से जुड़े हैं। और इतनी तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए डेटा का सही विश्लेषण बहुत जरूरी है। यहीं पर स्टीलो न्यूज जैसे टूल हमारे बहुत काम आते हैं। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि यह कैसे काम करता है? देखिए, स्टाइलो न्यूज AI संचालित वेक्टर सर्च और रैग टेक्निक का उपयोग करता है।
ये 200 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों, 20 से अधिक भाषाओं और X के डेटा को खंगालकर आपके लिए कस्टमाइज्ड रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब ये सिर्फ कीवर्ड नहीं खोजता बल्कि खबर के संदर्भ को समझकर एक सटीक विश्लेषण देता है। जी बिल्कुल। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी www.stylonews.com पर जाके सब्सक्राइब कर सकता है। बहुत खूब। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। आज हमने देखा कि स्पेन और कनाडा जैसे मध्यम शक्ति वाले देश खुद को महाशक्तियों के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए एक साथ आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा सवाल? क्या हम उस दुनिया के अंत को देख रहे हैं जहां केवल एक या दो सुपर पावर सब कुछ तय करते थे? क्या आने वाले दशक में असली ताकत उन देशों के पास होगी जो सबसे तेजी से और सबसे व्यावहारिक गुट बना सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। सत्ता का जो पारंपरिक केंद्र था वो अब पूरी तरह से बदल रहा है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हमारे श्रोताओं को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे हमें जरूर बताएं। और हाँ, स्टाइलो न्यूज को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना न भूलें। सुरक्षित रहें, निष्पक्ष रहें और दुनिया पर नजर बनाए रखें। नमस्कार।